नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवरान गुजर न्यूटेक परिवार के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, कल वाले उस लेसन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। अपना लेसन है प्रदीप्ति। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं प्रदीप्ति में। प्रदीप्ति कल कुछ पॉइंट अपन प्रदीप्ति के देखे थे। जो प्रकाश अपन ने प्रदीप्ति में पूरा समझ लिया था, प्रकाश अपन ने खत्म कर लिया था, लेकिन इसका कोई ज्यादा अपने पास महत्व नहीं है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अपने पास आता है वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रदीप्ति का आगे के पॉइंट यानी युक्ति से। मैंने कहा था प्रदीप्ति प्रकाश उद्दीप्ति, दीप्ति मतलब युक्तियां। तो जो युक्तियां हैं उनसे आज अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, तो वो परिभाषाएं अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा परिभाषाएं क्या क्या। इसमें प्रकाश में कल का एक पॉइंट था, जो पॉइंट अपने पास कहता है कि प्रकाश कब उत्पन्न होगा, प्रकाश कब उत्पन्न होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल के नजरिए से अगर देखिए प्रकाश कब उत्पन्न होगा, तो कोई हीटिंग एलिमेंट है, कोई हीटिंग एलिमेंट है, अगर उसको 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है, तो उसके बाद में उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित करने लगता है। 900 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा, उष्मा। लेकिन अगर जैसे ही 900 डिग्री सेल्सियस से उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो वो उष्मा के साथ साथ क्या करेगा, प्रकाश भी देने लगेगा। उष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित करने लगेगा। ये हीटिंग एलिमेंट के, ध्यान रखना, प्रकाश कब देगा, किसके लिए है, हीटिंग एलिमेंट। आजकल कई सारे ऐसे लैंप एलईडीज आ चुके हैं जिनमें इस हीटिंग, इस उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर बेस्ड नहीं रहते हैं, वो अपने पास हीटिंग एलिमेंट वाले नहीं रहते हैं। वो फिर प्रकाश के कण प्रभाव, जो अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि वो कण जो है वो टकराकर कार्य करेंगे, उसके बाद में उष्मा का वहां कोई रोल नहीं रहेगा, वहां डायरेक्ट किससे पढ़ेंगे, प्रकाश से पढ़ेंगे। तो आइए कुछ परिभाषा, ये अपना थोड़ा सा था कि 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर किसी हीटिंग एलिमेंट को गर्म किया जाता है, तो वह हीटिंग एलिमेंट उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित करने लगता है। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं प्रदीप्ति में। प्रदीप्ति की सबसे पहली परिभाषा यह है कि प्रदीप्ति किसे कहते हैं। पहली परिभाषा है प्रदीप्ति। तो देखिए कोई प्रकाशीय स्रोत है, मान लीजिए अपने पास कोई एक लैंप है, इस प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये प्रकाशीय स्रोत है और इससे ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित हो और वो किसी प्रकाशिक तल, ध्यान रखना, जिससे उत्सर्जित होगा वो प्रकाशीय स्रोत है, प्रकाशीय स्रोत उत्सर्जित होकर जिसके ऊपर गिरेगा, ये मेरे पास है प्रकाशिक तल, कोई प्रकाशिक तल है, और इस प्रकाशिक तल में अगर मैं इकाई क्षेत्रफल लेता हूं, कितना क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल या एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल, एक वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, किसी प्रकाशिक स्रोत से किसी प्रकाशिक तल पर, किसी प्रकाशिक स्रोत से किसी प्रकाशिक तल पर वर्ग मीटर, एक इकाई क्षेत्रफल के एरिया के ऊपर गिरने वाला लंबवत प्रकाश, कौन सा प्रकाश, लंबवत। ध्यान रखना, ये अपने पास जो प्रकाश है वो कैसे गिरना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल से प्रकाश अगर गिरेगा तो इस वर्ग मीटर के जो क्षेत्रफल के ऊपर प्रकाश जो गिरने वाला है वही क्या कहलाने वाला है, प्रदीप्ति कहलाने वाला। प्रदीप्ति की परिभाषा क्या है, किसी प्रकाशिक स्रोत से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश जब किसी प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत गिरे, किसके ऊपर, किसी प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत प्रकाश जो गिरता है वही क्या कहलाता है, प्रदीप्ति कहलाता है। प्रदीप्ति का प्रतीक चिन्ह अपने पास आता है ई, प्रदीप्ति का अपने पास सिंबल या प्रतीक चिन्ह अपन कहते हैं तो ई रहता है। और जो प्रदीप्ति की इकाई है ये अपने पास है प्रतीक या सिंबल। बात करते हैं प्रदीप्ति की इकाई। तो प्रदीप्ति की ऐसा इकाई, अच्छा ऐसा ही बाद में कई सारी व्युत्पन्न इकाइयां हैं प्रदीप्ति की, लेकिन पहले देखते हैं प्रदीप्ति की ऐसा इकाई। और प्रदीप्ति की जो ऐसा इकाई है वो मेरे पास आती है लक्स। कौन सी है, लक्स। दो चीजें आपको याद रखनी है। प्रदीप्ति को मैं समझ लिया कि किसी प्रकाशिक स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होगा और किसी इकाई क्षेत्रफल पर या किसी एक वर्ग मीटर के एरिया के ऊपर जो प्रकाश गिरेगा वही क्या कहलाता है, प्रदीप्ति कहलाता है।
प्रदीप्ति का प्रतीक चिन्ह ई और इकाई ऐसा इकाई लक्ष्य है मेरे पास। अब देखिएगा ई बराबर मेरे पास होता है एफ अपॉन ए, यानी कि एफ फ्लक्स, एफ का क्या है फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज। आगे तो पढ़ेंगे एफ यानी प्रदीप्ति पुंज क्या है। तो प्रदीप्ति पुंज अपॉन एरिया, एरिया का अपन जानते हैं क्षेत्रफल। अब देखिएगा मेरे पास आता है एफ प्रदीप्ति पुंज, तो प्रदीप्ति पुंज की जो इकाई होती है या प्रदीप्ति फ्लक्स की जो इकाई होती है वो मेरे पास होती है ल्यूमन। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या ल्यूमन। अब मेरे पास आता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई मेरे पास है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें पढ़ेंगे वर्ग मीटर में लिया अपन तो मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना मेरे पास एक व्युत्पन्न इकाई बड़ी, पहली ऐसा इकाई कौन सी थी लक्स, लेकिन अगर प्रदीप्ति की व्युत्पन्न इकाई की बात करें तो अपन कह सकते हैं वो क्या है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं एक लक्स बराबर एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये प्रदीप्ति के बारे में आपने बताया। किसके बारे में प्रदीप्ति के बारे में। प्रदीप्ति के बारे में अपन ने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज प्रदीप्ति के बारे में पढ़ी प्रदीप्ति की परिभाषा। प्रदीप्ति की परिभाषा क्या है, जब किसी प्रकाशित स्रोत से प्रकाश आए और किसी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर गिरे तो जितना प्रकाश उस इकाई क्षेत्रफल पर गिरेगा वही क्या कहलाने वाला है प्रदीप्ति कहलाने वाला है। पहली चीज समझ में। उसके बाद में प्रदीप्ति का सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह प्रदीप्ति को लिखने के लिए ई होता है, और यूनिट ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं तो लक्स होती है, लेकिन ऐसा यूनिट के अलावा प्रदीप्ति यानी ई बराबर एफ अपॉन एरिया होता है। एफ यानी प्रदीप्ति फ्लक्स, और जो प्रदीप्ति फ्लक्स है उसकी इकाई अपने पास ल्यूमेन होती है, और जो एरिया क्षेत्रफल है उसको अपन मीटर स्क्वायर में लेते हैं। कारणवश इसकी एक व्युत्पन्न इकाई तैयार हुई और उस व्युत्पन्न इकाई को क्या कह दिया गया ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक लक्स के बराबर एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इस ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर को और भी कुछ कहा जाता है तो वो मेरे पास आ गया मीटर कैंडिल। क्या कहते हैं इसको मीटर कैंडिल। तो तीन बातें अपने को समझ में आई सीधा सीधा कहीं प्रदीप्ति की इकाइयों से। पहली चीज ऐसा ही पूछ ले तो सीधा ही जवाब आएगा जब ऐसा ही कहे। कई बार क्वेश्चन ऐसे करता है अपने को, ऑप्शन में तीन ऑप्शन आएंगे, मीटर कैंडिल भी आएगा, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी आएगा और लक्स भी आएगा। अपने को सीधा सीधा ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन ऐसा इकाई पूछे, कौन सी इकाई ऐसा ही, तो ऐसा ही हम सीधा जवाब देने वाले हैं लक्स। ध्यान रखना ऐसा इकाई की अगर जब भी पूछा जाए तो लक्स जवाब आएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कहे कि प्रदीप्ति की इकाइयां बताइए, प्रदीप्ति की इकाई बताइए, तो ध्यान रखना प्रदीप्ति की तीनों इकाई है, लक्स भी है, ल्यूमन मीटर स्क्वायर भी है और मीटर कैंडिल भी है। यहां तक आपको समझ में आया होगा प्रदीप्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति में दो शब्द अपने पास आए परिभाषा के अंदर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिखता हूं प्रदीप्ति से अपन ने क्या पढ़ा। प्रदीप्ति से पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया खुद प्रदीप्ति के बारे में, यानी प्रदीप्ति की परिभाषा अपन ने पढ़ी, प्रकाशित तल से इकाई क्षेत्रफल पे गिरेगा जो प्रकाश, और अपन ने सिंबल पढ़ लिया ई और यूनिट पढ़ ली लक्स, और लक्स के अलावा दो यूनिट और पढ़ ली। एक तो अपन कह दिया कि मीटर कैंडिल, और मीटर कैंडिल वास्तव में किसको कहा जाता है, वास्तव में ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर को कहा जाता है। ये चीजें अपन पढ़ ली। अच्छा, अपन इस ई के बराबर में अपन एक फॉर्मूला भी पढ़ा जिसको अपन ने कहा एफ अपॉन एरिया, यानी कि फ्लक्स अपॉन एरिया अपने पास है। तो ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स क्या है, तो प्रदीप्ति फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे प्रदीप्ति फ्लक्स की, यानी सर फ्लक्स क्या है प्रदीप्ति फ्लक्स। एरिया से अपने को समझ में आएगा कि क्षेत्रफल किसी स्थान, जितना स्थान को घेर रहा है वो एरिया है, वो क्षेत्रफल है। लेकिन फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स अपन यहाँ पढ़ेंगे प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स को हिंदी में अगर कहें तो प्रदीप्ति पुंज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति पुंज। डेफिनेशन बहुत ईजी है, इसकी डेफिनेशन में कुछ ज्यादा आपने को करना नहीं। डेफिनेशन क्या है, संपूर्ण प्रकाशित किरणों की संख्या, जितनी भी प्रकाश स्रोत से किरणें निकल रही है, एक लैंप से मान लीजिए 5000 किरणें निकल रही है, वो 5000 पूरी किरणें क्या कहलाती है, उस लैंप का प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। अगर प्रदीप्ति फ्लक्स पूछे तो पूरी किरणें, किसी प्रकाशित स्रोत से उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण किरणों की संख्या, प्रकाशित स्रोत से उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण किरणों की संख्या क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। और अगर किसी इकाई क्षेत्रफल में ले लिया जाए उन्हीं किरणों को तो वो प्रदीप्ति कहलाती है। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं, प्रदीप्ति फ्लक्स और प्रदीप्ति।
अगर इकाई क्षेत्रफल में ले लिया गया तो परदीप्ति हो गया, लेकिन अगर पूरी किरणों को गिन लिया गया तो क्या कहलाया? परदीप्ति फ्लक्स कहलाया। तो मैं कहूंगा सीधा सीधा परदीप्ति पुंज या परदीप्ति फ्लक्स किसे कहा गया? किसी प्रकाशिक स्रोत की कुल प्रकाशिक किरणों का मान, कुल प्रकाश किरणें, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं वो सभी प्रकाश किरणें क्या कहलाती है? परदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। अच्छा, यहां से पता चल गया होगा सर, आपको बार बार एफ लिखते आ रहे थे, मतलब प्रतीक क्या है? एफ है। अच्छा, एफ के अलावा भी कुछ लिखा जाता है कि? हाँ बिल्कुल, एफ के अलावा भी इसका एक प्रतीक चिन्ह है जिसको अपन बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो ध्यान रखना, अपने पास दो प्रतीक चिन्ह है, वहां पर 3 इकाइयां थी, यहां पर परदीप्तीय फ्लक्स के 2 प्रतीक चिन्ह है, एक तो एफ और दूसरा फाई। अच्छा, यहां से आपको इकाई, इसके बाद में सर इसका प्रतीक आपने बता दिया, इकाई बताइएगा। इकाई आपको समझ में आई होगी। अपन ने एक इकाई बनाई थी परदीप्ति की, क्या? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। सर आपने ल्यूमन क्यों लिखा? क्योंकि ल्यूमन वास्तव में एफ की इकाई है। किसकी इकाई है? एफ की। तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि मेरे पास परदीप्ति फ्लक्स या परदीप्ति पुंज की इकाई क्या है? ल्यूमेन है। ध्यान रखना क्या चीजें मैंने समझाई। पहली चीज समझे, परदीप्ति फ्लक्स संपूर्ण प्रकाशीय किरणों की संख्या क्या कहलाती है? परदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। परदीप्ति फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह एफ या फाई, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। एफ भी लिख सकते हैं और फाई भी लिख सकते हैं। कई जगह आपको एफ लिखा हुआ मिलेगा तो कई जगह आपको फाई लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद में देखते हैं सर इसकी यूनिट क्या है। तो वास्तव में इसकी एसआई यूनिट, ध्यान रखना परदीप्ति में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है और इसकी व्युत्पन्न इकाइयां क्या है। यानी कि फॉर्मूलों से जो उत्पन्न होने वाली इकाइयां हैं वो व्युत्पन्न इकाइयां कहलाई, और वास्तव में डायरेक्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के द्वारा जो इकाई दी गई, जो ऐसा इकाई है वो अलग है। जैसे अपन ने पढ़ी पहले परदीप्ति की, तो परदीप्ति की ऐसा इकाई क्या थी? लक्स थी। सेम वैसे ही अपन पढ़ेंगे कि परदीप्ति फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? ल्यूमेन है। परदीप्ति फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? ल्यूमेन। अच्छा साहब, लक्स जिस प्रकार आपने बता दिया कि इतनी दूरी में लिया गया था, अब ये ल्यूमेन क्या है? तो अपन अगली परिभाषा पे चलते हैं जिसको पढ़ेंगे कि वास्तव में ल्यूमेन किसे कहा गया है। यहां तक समझ में आया होगा, प्रकाश की किरणें अपन समझा, प्रकाश आया तो उसकी किरणें, इनकी कोई परिभाषा नहीं। कि ल्यूमेन शब्द नया सुना है, और जब नया सुना है तो उसकी परिभाषा अपन जरूर पढ़ेंगे। आइए ल्यूमेन की बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा, परदीप्ति और परदीप्ति फ्लक्स अपन ने पढ़ा। अब बात आती है ल्यूमेन की। अच्छा, इसको ल्यूमेन या ल्यूमन अपन कह सकते हैं क्या? यहां से पहले सीधा सीधा प्रश्न तो ये कि सर ये ऐसा इकाई है। क्या है? ऐसा इकाई। साहब है किसकी? सर ये फ्लक्स की ऐसा इकाई है। किसकी इकाई? फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स देखना, फ्लक्स एक चुंबकीय फ्लक्स भी है। किस फ्लक्स की है? परदीप्ति फ्लक्स की। किस फ्लक्स की है? परदीप्ति फ्लक्स की। तो परदीप्ति फ्लक्स की ऐसा यूनिट आई कौन? ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या है साहब? देखते हैं ल्यूमेन क्या है कि किसी ठोस कोण से या किसी मानक मोमबत्ती से, किससे? नया शब्द आया, मानक मोमबत्ती। मोमबत्ती तो बहुत सुनी, लेकिन मानक मोमबत्ती पहली बार। ध्यान रखना इस मानक का बहुत कुछ महत्व है। मोमबत्ती आप कई सारे देखिए, देखना कोई बहुत बड़ी मोमबत्ती भी आती है, छोटी सी मोमबत्ती भी आती है, लेकिन मानक मोमबत्ती कौन है उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा। ल्यूमन किसे कहा गया? किसी मानक मोमबत्ती से किसी ठोस कोण के लिए उत्सर्जित किया गया। किसी मानक मोमबत्ती है, मान लीजिए मेरे पास एक मोमबत्ती थी, मानक मोमबत्ती से इसका प्रकाश किसमें गया? किसी ठोस कोण में। अच्छा साहब, ये भी नया शब्द आ गया, ठोस कोण। बिल्कुल पढ़ेंगे इस ठोस कोण को कि ये ठोस कोण किसे कहा गया। ठीक है, मानक मोमबत्ती से किसी ठोस कोण पर उत्सर्जित होने वाला, किसी मानक मोमबत्ती से किसी ठोस कोण पर उत्सर्जित होने वाला प्रकाश। किसी मानक मोमबत्ती थी, इस मानक मोमबत्ती से ये ठोस कोण था, इस ठोस कोण के ऊपर जितना प्रकाश पड़ने वाला है, अच्छा उत्सर्जित तो मोमबत्ती से होगा, ठोस कोण के ऊपर तो क्या होगा? आपतित गिरेगा ठोस कोण के ऊपर। यानी कि किसी मानक मोमबत्ती से उत्सर्जित प्रकाश जब किसी ठोस कोण पर पड़ता है या गिरता है, पड़ने वाला प्रकाश किसी मानक मोमबत्ती से उत्पन्न होकर किसी इकाई ठोस कोण में गिरने वाला प्रकाश एक ल्यूमन कहलाता है। किसी एक मानक मोमबत्ती, ध्यान रखना एक ल्यूमन किसे कहेंगे? अच्छा ल्यूमन तो पढ़ा, एक ल्यूमन किसी एक मानक मोमबत्ती से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। किसी एक मानक मोमबत्ती से जो प्रकाश उत्सर्जित हो वो किसी
एक इकाई ठोस कोण के ऊपर गिरे, एक मानक मोमबत्ती से एक इकाई ठोस कोण के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश एक ल्यूमन कहलाता है। एक मानक मोमबत्ती से एक इकाई ठोस कोण के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश एक ल्यूमेन कहलाता है, और ये प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई होती है। आइएगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात आती है साहब मानक मोमबत्ती क्या, इसमें दोनों ही शब्द नहीं है। तो देखिए मानक मोमबत्ती किसे कहेंगे? कोई मोमबत्ती है वो प्रति घंटे, समय का ध्यान रखना, 1 घंटे में 7.776 ग्राम जलकर प्रकाशित होती हो। कितनी? 7.776 ग्राम जलकर प्रकाशित होती है, मानक मोमबत्ती कहलाती है। या इतनी जलकर प्रकाश पैदा करती है, मानक मोमबत्ती कहलाती है। समझ में आया होगा। ध्यान रखना, प्रति घंटे विशेष दोष, कई ऑप्शन मिलेंगे, प्रति सेकंड भी आ जाएगा, प्रतिदिन भी आता है। ध्यान रखना, प्रतिदिन नहीं, प्रति घंटे, सीधा सीधा ध्यान रखना। मानक मोमबत्ती किसे कहा गया कि अगर 7.776 ग्राम जो मेरे पास मोमबत्ती है वो 1 घंटे में जल जाती है, और 1 घंटे में जलकर जितना प्रकाश उत्पन्न करती है वो एक मानक मोमबत्ती कहलाती है। कौन सी? अच्छा, जलने का तरीका अलग है, अपन आग में डाल दिए उसको और पूरी मोमबत्ती जल गई, नहीं साहब। मोमबत्ती की जो दीप है उसको प्रज्वलित करना है, और 1 घंटे में वो 1 घंटे में कितनी जल जाए, कितनी मोम पिघल कर नीचे आ जाए, 1 घंटे के अंदर अगर वो 7.776 ग्राम की मोम पिघल कर नीचे आ जाती है, तो इससे अपन समझ सकते हैं कि वास्तव में ये मोमबत्ती कौन सी मोमबत्ती है? मानक मोमबत्ती है। और इस मानक मोमबत्ती का प्रकाश किसके ऊपर पड़ने वाला है? ठोस कोण के ऊपर पड़ने वाला है। और जब ठोस कोण के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो क्या कहलाने वाला है? ल्यूमन कहलाने वाला है। ठीक है, आइएगा ठोस कोण के बारे में बात करते हैं। समझ में आया होगा आपको कि मानक मोमबत्ती किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ठोस कोण की। क्यों बात कर रहे हैं ठोस कोण की? क्योंकि अपन को पता है कि किसी मानक मोमबत्ती से प्रकाश जब निकलेगा और किसी ठोस कोण के ऊपर जब पड़ेगा तो वो ल्यूमन के बराबर हो जाता है। आइएगा, बात करते हैं ठोस कोण की। अच्छा, ठोस कोण क्या है? सॉलिड एंगल। देखिएगा, सॉलिड एंगल ठोस कोण सिंबल क्या है? सिंबल ओमेगा है। क्या है? ओमेगा। W लिखना है, ऊपर से थोड़ा सा घुमा देना है, ओमेगा। ठीक है, यूनिट क्या है? साहब स्टेरेडियन। ठोस कोण की यूनिट क्या? स्टेरेडियन। यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। देखिएगा, ठोस कोण सिंबल क्या है? ओमेगा, प्रतीक चिन्ह है, और यूनिट इकाई क्या है? इकाई है। क्या है साहब? प्रतीक है। डेफिनेशन समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो अपन सीधा सीधा सा मान कर रखेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है? ठोस कोण किसे कहेंगे? कोई एक अर्धगोला है, अपने पास एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले का केंद्र बिंदु, अर्धगोले का केंद्र, इस केंद्र पर एक आयतनात्मक कोण बनेगा। कैसा कोण? आयतनात्मक कोण। किसी अर्धगोले के केंद्र बिंदु पर बनने वाला आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। किसी केंद्र बिंदु पर, किसी अर्धगोले के केंद्र बिंदु पर बना आयतनात्मक कोण कौन सा कोण रहेगा? आयतनात्मक कोण। कौन सा कोण कहलाने वाला? ठोस कोण कहलाने वाला। ठोस कोण का सिंबल क्या है? ओमेगा। यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। और ठोस कोण का मान कितना है? देखिए ठोस कोण के मान के लिए क्या किया गया? ओमेगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल बटा अर्धव्यास का स्क्वायर, या मैं कहूं तो सीधा सीधा त्रिज्या का स्क्वायर, इसको अपन कह सकते हैं अर्धव्यास का स्क्वायर। अब देखिएगा, गोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल एरिया अपॉन बट्टे में मेरे पास क्या आएगा? अर्धव्यास यानी त्रिज्या का स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। देखिएगा एरिया के लिए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इस प्रकार में 4 पाई आर स्क्वायर के बट्टे में आर स्क्वायर रहेगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक जाना है, और एक ठोस कोण का मान कितना जाना है? 4 पाई। तो अगर ये इतनी चीज आपको समझ में आती है तो बढ़िया, नहीं तो सीधा सीधा याद रखना ठोस कोण इकाई क्या है? ओमेगा, सॉरी प्रतीक चिन्ह क्या है? ओमेगा, इकाई क्या है? स्टेरेडियन, और इसका मान कितना होता है?
इसका मान होता है 4 पाई। ध्यान रखना, ठोस कोण सिंबल ओमेगा, यूनिट स्टेरेडियन और मान कितना 4 पाई। ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आया होगा। अच्छा, अपन ने दो चीज पढ़ी, मानक मोमबत्ती और ठोस कोण। मानक मोमबत्ती और ठोस कोण क्यों पढ़ा? क्योंकि अपन ने पढ़ा ल्यूमन। अच्छा, ल्यूमन क्यों पढ़ा? क्योंकि ल्यूमन इकाई है प्रदीप्ति फ्लक्स की। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के बाद में क्या आया? प्रदीप्ति की एक व्युत्पन्न इकाई बनी थी F अपॉन एरिया से। तो सारी चीजें जुड़ती हुई चल रही है। स्टार्टिंग से अपन ने पढ़ा प्रदीप्ति की देखो क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चेंज होके चलेगा। देखिए प्रदीप्ति सिंबल ई है, F ऑन एरिया। F एरिया को सब जानते थे, F को नहीं पहचाना सर। F को क्या कहा? फ्लक्स कहा सर। ठीक है सर, फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आने के बाद में अपने पास आया ल्यूमेन। सर ल्यूमेन को नहीं पहचाना। ल्यूमेन के बाद में इस ल्यूमेन की डेफिनेशन दी कि मानक मोमबत्ती से, तो मानक मोमबत्ती को नहीं पहचाना। तो फिर मानक मोमबत्ती को पहचाना कि 7.776 ग्राम प्रति घंटे जलेगी, तो मानक मोमबत्ती कहलाएगी। मानक मोमबत्ती का प्रकाश किसके ऊपर पड़ना चाहिए था? ठोस कोण, सॉलिड एंगल के ऊपर पड़ना चाहिए। तो ठोस कोण को समझा फिर कि ठोस कोण किसे कहा गया। ठोस कोण का मान कितना रहा? 4 पाई। ये अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी है प्रदीप्ति की। अगली परिभाषा जो आती है, स्टार्ट करते हैं। अगला प्रदीप्ति में 3 परिभाषाएं अपन ने पढ़ी है। तीनों परिभाषाओं की पूरी डेफिनेशन अपन ने देख ली है। आगे अपन स्टार्ट करते हैं प्रदीप्ति तीव्रता। ल्यूमन इंटेंसिटी। देखिएगा, ये प्रदीप्ति तीव्रता क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता क्या है? कोई प्रकाशीय स्रोत है अपने पास, उस प्रकाशीय स्रोत से किसी प्रति इकाई ठोस कोण पर, मान लीजिए विशेष दिशा में, पहली चीज तो ये सबसे पहली चीज प्रदीप्ति तीव्रता किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में किसी प्रति इकाई ठोस कोण पर, किस पर? प्रति, किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण पर पड़ने वाला प्रकाश या गिरने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? प्रदीप्ति तीव्रता। समझ में आया? क्या परिभाषा है? अच्छा, अपन ने 3 परिभाषाएं पढ़ी, तीनों लगभग मिलती जुलती है। सिर्फ इनको कोई घोल के पीने का तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो, याद रहेगी। सीधा सीधा देखिएगा, अपने पास आता है प्रदीप्ति तीव्रता के ऊपर विशेष दिशा में कोई एक दिशा है। अब तक तो दिशा डिसाइड नहीं थी। पहले वाला सबसे पहली परिभाषा पढ़ी प्रदीप्ति। प्रदीप्ति में क्या पढ़ा कि किसी ठोस कोण पे तो गिरेगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि वो इकाई ठोस कोण ही होगा। ये तो कंफर्म था कि ठोस कोण पे गिरेगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि वो इकाई था। दूसरा और था उसमें कह दिया गया था कि लंबवत गिरेगा, लेकिन यहाँ लंबवत नहीं है। यहाँ अपने को क्या कह रहा है कि किसी विशेष दिशा में, अब जरूरी नहीं है कि वो विशेष दिशा लंबवत ही हो, वो विशेष दिशा किधर भी हो सकती है। उदाहरण के, और इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। और जितनी अधिक प्रदीप्ति तीव्रता होगी वहां चमक उतनी ही अधिक रहने वाली। जितनी अधिक प्रदीप्ति तीव्रता, चमक उतनी ही अधिक। और ये देखो किसमें? किसी प्रति इकाई ठोस कोण पर पड़ने वाला प्रकाश, प्रति इकाई ठोस कोण पर पड़ने वाला प्रकाश में, यानी कि इकाई क्षेत्रफल ले लिया है, उसके ऊपर एंगल के ऊपर जो प्रकाश पड़ने वाला है वो मेरे पास क्या कहलाएगा? प्रदीप्ति तीव्रता कहलाएगा। अब देखिएगा, ये प्रदीप्ति तीव्रता बहुत ही अच्छी है। जहां जितनी प्रदीप्ति तीव्रता होगी, चमक वहां उतनी ही अच्छी होगी, चीजें वहां उतनी ही स्पष्ट देखने को मिलेगी। लेकिन ये किसके व्युत्क्रमण अनुपात में है? एरिया के व्युत्क्रमण। किसके? एरिया के। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो फिर इसकी बस की बात नहीं है साहब। यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया वैसे वैसे प्रदीप्ति तीव्रता क्या होने लग गई है? कम होने लग गई है। अब अपन उसको देख नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अच्छा, कई बार आपने मोबाइल वालों की शॉप पे गए होंगे, तो जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं अपने को देखने को मिलता है, जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो बंदा उस मोबाइल को रिपेयर करता होता है, उसका वास्तव में अलग से एक टेबल रख दी जाती है। उसके चारों तरफ से उस टेबल को पैक करके ऊपर ट्यूबलाइट लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टेबल को जब पैक किया तो उस टेबल का जो एरिया था, उस प्रकाश का जो एरिया था वो कम हो गया। और जैसे ही एरिया कम हुआ तो क्या बढ़ गई? प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ गई। और जैसे ही प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ी तो चमक बढ़ गई। अब उसे बारीक चीज भी आसानी से दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही आप कभी किसी सोनार के पास गए होंगे, तो जो बारीक से बारीक जो घड़ाई की जाती है, जो बनाई जाती है चीजें बारीक से बारीक, उन बारीक चीजों को देखने के लिए वो अलग से एक कॉर्नर बना के रखते हैं और उस कॉर्नर को पूरा पैक रखते हैं
पैक रखने के बाद में उसके ऊपर लाइट लगाए रखते हैं। पैक रखने और उसके ऊपर लाइट लगाने से होता क्या है, वहां का एरिया घट जाता है। जैसे ही एरिया घटा, प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ गई। आइए इसकी भी कुछ इकाइयां हैं, इसके भी कुछ सिंबल्स हैं, वो देखते हैं। प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है आई से। किससे? आई से। ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह। इंटेंसिटी यानी कि ल्यूमिन इंटेंसिटी, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, आई हो गया, इकाई। प्रदीप्ति तीव्रता की यूनिट क्या है सर? यूनिट के बारे में बात करते हैं। बड़ी अच्छी यूनिट है और ये यूनिट 3 जगह अपने काम आएगी। अब तक 4 परिभाषाएं टोटल अपन पढ़े हैं, और देखना 3 परिभाषाओं में इस कैंडिल पावर या जो अपने पास जो इसकी यूनिट पढ़ेंगे कैंडिला, उस कैंडिला का हर जगह अपने को मेलजोल मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपन देखिएगा प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है, कैंडिला है। कैंडिला आ गया। अब देखिएगा एक शब्द अपन ने पढ़ा था मीटर कैंडिल, और एक शब्द अपन पढ़ने वाले हैं कैंडिल पावर। लोगों को समझ में नहीं आता है कैंडिल ही कैंडिल है, सब जगह उत्तर क्या आएगा, प्रदीप्ति तीव्रता। नहीं सर, कैंडिला मतलब प्रदीप्ति तीव्रता, कैंडिला मतलब प्रदीप्ति तीव्रता, मीटर कैंडिल मतलब प्रदीप्ति, मीटर कैंडिल मतलब प्रदीप्ति, और जहां कैंडिल पावर आ जाए मतलब समझ जाना फ्लक्स। ध्यान रखना है, शब्द कुछ ही जुड़े हैं आगे, इसके आगे मीटर जुड़ गया, इसके पीछे पावर जुड़ गई, जिसके पीछे पावर लग जाए मतलब शक्ति है साहब, जिसके पीछे पावर जुड़ जाए मतलब शक्ति है। और शक्ति अपने को पता है किसमें होती है, एकता में। किसमें होती है, एकता में। संगठन होगा तो संगठन में शक्ति है ना, संगठन में शक्ति मतलब अगर अपन इकाई वाली चुंबकीय बल रेखा, प्रकाशीय बल रेखाओं को लेंगे तो वो काम नहीं करेगी, संपूर्ण प्रकाशीय। और जब संपूर्ण प्रकाशीय रेखाएं आ जाती है, संपूर्ण प्रकाश की किरण आ जाती है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ समझ जाता है कि सर वो फ्लक्स की बात कर रहे हैं। किसकी, फ्लक्स की। तो संगठन में शक्ति, पावर, यहां से इसको कैसे याद रखना है, याद कैसे रखें कि अपने को कैंडिल पावर फ्लक्स की यूनिट है, ये कैसे याद रखें, तो कैंडिल पावर फ्लक्स की यूनिट है, इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, पावर किसके पीछे लगती है बाबू, पावर लगती है किसी शक्तिशाली। शक्तिशाली कब होता है, जब संगठन हो, क्या हो, संगठन। संगठन किसमें है साहब, आपने पढ़ाया था कि संपूर्ण बल रेखाएं हो, जिसमें संपूर्ण है उसमें संगठन है सर। संपूर्ण बल रेखाएं या संपूर्ण प्रकाशीय रेखाएं जिसमें गिरने वाली है वो फ्लक्स कहलाने वाला है। तो कैंडिल पावर फ्लक्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है, फ्लक्स को मापा जाता है किसमें, कैंडिल पावर में। मीटर कैंडिल, मीटर कैंडिल अपने पढ़ लिया। बेचारा गरीब प्रदीप्ति क्या कर रहा था, प्रदीप्ति कर क्या रहा था, किसी ठोस कोण के ल्यूमन मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर में लिया गया था। क्या लिया गया था, वर्ग मीटर में। लिया किसको गया था सर, प्रकाश को लिया गया था। और जब प्रकाश को लिया गया और किस में लिया गया, मीटर में लिया गया, और उसको क्या कहा तुमने, प्रदीप्ति कहा। तो ध्यान रखना है मीटर कैंडिल प्रदीप्ति की यूनिट है। किसकी यूनिट है, प्रदीप्ति की यूनिट। लेकिन ध्यान रखना है नया शब्द आया है कैंडिला। क्या आया है, कैंडिला। और कैंडिला किसकी यूनिट है, प्रदीप्ति तीव्रता की यूनिट है। आइएगा कैंडिला के बारे में और अध्ययन करते हैं। तो देखिए कैंडिला क्या है, कैंडिला एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी कि प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई, ल्यूमन इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछे तो सीधा सीधा अपन कहने वाले हैं कि ल्यूमन इंटेंसिटी की एसआई यूनिट साहब कैंडिला होती है। क्या होती है, कैंडिला। अब देखिएगा कैंडिला को किससे दर्शाते हैं, ल्यूमन इंटेंसिटी को तो आई से दर्शाते हैं साहब, गलती यही करेंगे लालू। ल्यूमन इंटेंसिटी को तो आई से दर्शाया है, लेकिन अपने को याद रखना है इस कैंडिला को, किसको, ये जो कैंडिला है ना, इस कैंडिला को भी दर्शाते हैं। और इस कैंडिला को किससे दर्शाते हैं, सीडी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सीडी से। ध्यान रखना लालू गलती कहां होगी, प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रदीप्ति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह, लालू वहां सीडी नहीं चलेगा, वहां क्या चलने वाला है, आई चलने वाला है। क्योंकि वास्तव में प्रदीप्ति तीव्रता की यूनिट क्या है, आई है। और अब बात करते हैं किसकी, कि प्रदीप्ति तीव्रता की यूनिट तो कैंडिला है, सॉरी यूनिट तो क्या है, कैंडिला है। लेकिन साथ इस यूनिट को दर्शाने का कोई तरीका है, हाँ जी, कैंडिला सीडी से दर्शाया जाता है, जबकि प्रदीप्ति तीव्रता आई से दर्शाई जाती है। इस चीज को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 3 चीजें बोले पड़ी, कैंडिला, मीटर कैंडिल और कैंडिल पावर। अब देखिएगा थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं अपन किसका, कैंडिल पावर का। कैंडिल पावर
किसी का। देखो कैंडिला, मैंने कहा था कैंडिला की थोड़ी बात करते हैं। कैंडिला प्रतीक चिन्ह CD। कैंडिला किसी प्रकाश के चारों तरफ 4 पाई रिंग में, किसमें 4 पाई, यानी टॉर्चस्टोन के चारों तरफ गिरने वाला जो प्रकाश है वो क्या कहलाता है, कैंडिला कहलाता है। आइए अब बात करते हैं कैंडिल पावर की, बात करते हैं कैंडिल पावर। सीधा सा कह देना है, जहां पावर लग गई वहां संगठन है, संगठन है तो फ्लक्स है। ठीक है सर। कैंडिल पावर किसको मापता है, तो फ्लक्स को मापता है। कौन मापता है, कैंडिल पावर मापता है। आइएगा, एक कैंडिल पावर यानी कि अब देखो CD कैंडिला, CD क्या था, कैंडिला, तो CP कैंडिल पावर, कैंडल शक्ति हो गई ना, तो CP, P यानी पावर, कैंडल को C से दर्शा दिया और D की जगह P रख दिया, तो सीधा सीधा सा अपने को ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये मेरे पास था, कैंडल पावर को किससे दर्शाएंगे, CP से। किससे दर्शाएंगे, CP से दर्शाएंगे। ये CP जो है, एक CP किसके बराबर है, एक CP है ल्यूमन, तो उसको हमको क्या कहे, 4 पाई, ल्यूमन प्रति 4 पाई के बराबर। किसके बराबर है, एक ल्यूमन प्रति 4 पाई, या मैं कहूं तो ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। 4 पाई को क्या कह सकते हैं, स्टेरेडियन कह सकते हैं ना, तो एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन के बराबर क्या होता है, एक CP होता है, कैंडिल पावर होता है। और एक CP में कितने वाट होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर एक CP में कितने वाट होते हैं। तो एक CP में 0.0201 वाट होता है, ऐसा ध्यान रखना है। कैंडिल पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कैंडिल पावर की बात कर रहे हैं। कैंडिल पावर में क्या है, कैंडिल पावर में लालो ध्यान रखना है, एक CP बराबर 0.0201 वाट होता है। और देखिएगा 0.021 वाट कहां है, मानक बल्ब में। किसमें, मानक बल्ब, मानक बल्ब में। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। ये पुण्य पटा कैंडिला कैंडिल पावर पढ़ ली। अब देखते हैं पावर की, CP की। पहले बात करके आए अपन कैंडिला की, जो कैंडिला यूनिट थी किसकी, परिवर्तित तीव्रता की। अब बात आती है अपने पास कैंडिल पावर। आपने पढ़ लिया कि साहब कैंडिला को दर्शाते हैं CD से, और अगर कैंडिल पावर आ गया तो दर्शा देंगे CP से। कैंडिल पावर क्या है, देखो 3 शब्द अपने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े, कैंडिल, कैंडिला, कैंडिल पावर और मीटर कैंडिल। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कैंडिला मतलब प्रतिदीप्ति तीव्रता, किसकी यूनिट है, तीव्रता की। अगर बात आ जाती है कैंडिल पावर तो किसकी यूनिट है, फलक की। मैंने कहा था पावर उसके पास होती है जिसके पास संगठन में शक्ति है, तो संगठन इसके पास है। मीटर कैंडिल, मीटर कैंडिल किसकी यूनिट है, प्रतिदीप्ति की। प्रतिदीप्ति मीटरों में ही लेता था पहले, मीटर स्क्वायर लिया इस वजह से प्रतिदीप्ति की है इसकी। अब बात करते हैं कैंडिल पावर की। कैंडिल पावर हमने पढ़ लिया फ्लक्स की यूनिट है साहब, किसकी यूनिट है, फ्लक्स की। अब देखिए कैंडिल पावर है क्या चीज, कैंडिल पावर एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब किसमें लिया गया है कैंडिल पावर, एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, यानी कि एक ल्यूमन प्रकाश को एक ठोस कोण के ऊपर लिया जाए तो वो क्या कहलाता था अपने पास, कैंडिल पावर कहलाता है। कैंडिल पावर क्या होता है, ल्यूमन या ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, या मैं इसको लिख सकता हूं स्टेरेडियन की जगह 4 पाई, स्टेरेडियन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ल्यूमन 4 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मीटर कैंडल यानी कि किस ल्यूमन प्रकाश है तो एक स्टेरेडियन एक ठोस कोण के ऊपर उत्सर्जित होता है। अब देखिएगा कैंडल पावर 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई। पहली मेरे पास कैंडल पावर आती है औसत, क्षैतिज कैंडल पावर। दूसरे रूप में पास वर्गीकृत किया गया औसत, गोलाकार
अर्धगोलाकार कैंडल पावर। देखिएगा औसत 37 कैंडल पावर, हॉरिजॉन्टल सॉरी एवरेज हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ठीक है। अब देखते हैं औसत 37 कैंडल पावर है वो कैसे मापी जाए। तो औसत 37 कैंडल पावर को अपने को ध्यान रखना। देखो कैसे मापी जाएगी। तो औसत 37 कैंडल पावर के लिए ल्यूमेन फ्लक्स अपॉन फॉर्मेट, यानी कि ठोस कोण पे ल्यूमेन फ्लक्स लिया जाता है तो वो कौन सी सीपी कहलाती है, औसत 37 कैंडल पावर कहलाती है। अगर गोलाकार औसत गोलाकार कैंडल पावर पूछी जाए तो अपने को क्या बताना है, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण अपॉन 4 और अगर मेरे पास औसत अर्धगोलाकार के लिए पूछ लिया जाए तो अपन कहेंगे संपूर्ण फ्लक्स बटावा 2 पाई। तो ये अपने पास थी कैंडल पावर। लास्ट यूनिट कौन सी रही थी, कैंडल पावर किसकी यूनिट है, प्रकाशीय फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है, यानी प्रदीप्ति पुंज की यूनिट है। कौन है, मीटर कैंडल। मीटर कैंडल के तीनों के बारे में अपने डिस्कशन किया, औसत 37 कैंडल पावर, औसत गोलाकार कैंडल पावर, औसत अर्धगोलाकार कैंडल पावर। कैंडिला, कैंडल पावर और मीटर कैंडल तीनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास फिर अपन आगे बढ़ाएंगे इसी